अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुझे आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो फैसला है यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर, यूपी मदरसा एक्ट 2004 उस सिलसिले में ये फैसला आया है और एक्ट को अपहोल्ड करते हुए ये फैसला आया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था इसी साल 2024 के शुरुआत में वो फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको ओवरटर्न करते हुए ये फैसला आया है। तो मैं एक्चुअली जजमेंट में आने से पहले मैं आपके सामने कुछ बैकग्राउंड और आपके सामने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने यानी मरकजी तालीमी बोर्ड का मास्टर ट्रेनर्स वर्कशॉप जो है आप अटेंड किए होंगे। तो उसमें मैंने एक्चुअली एक कोशिश की थी कि मतलब इंडिया का जो तालीमी निज़ाम है वो कैसे बना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहे हैं, क्या मेजर डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में रहे, जिसके चलते जो है हमारे सामने अभी का जो तालीमी निज़ाम है जिसको हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन, वो हमारे सामने है। तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान के जो आर्किटेक्ट्स थे उनके सामने एक मेजर गोल था एजुकेशन को कैसे यूनिवर्सलाइज किया जाए, यानी एजुकेशन फॉर ऑल जिसको कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में दो तरह के डिस्कशंस रहे। एक डिस्कशन खास करके किस एज तक होनी चाहिए, और दूसरा जो है अंबेडकर साहब वगैरह का एक ओपिनियन ये था कि मतलब सिर्फ स्कूल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स ना बनाकर हायर एजुकेशन को भी एक फंडामेंटल राइट के तौर पर उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए। तो यूनिवर्सलाइज करने को का एक जब डिस्कशन छिड़ा तो उस वक्त ये बात को एक्सेप्ट किया गया कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स का ये एहसास भी था कि ये मुल्क एक नया मुल्क बनने जा रहा है। बहुत सारा जो ख़जाना है वो ब्रिटिश लेके जा चुका है, जो कॉलोनियल पावर है उस वक्त का लेके अपने मुल्क वो जा चुका है या जा रहा है, उस प्रोसेस में है। तो हमारे पास यानी हमारे फाइनेंसेस एक क्वेश्चनेबल होंगे। तो एक सवाल ये आया कि क्या हिंदुस्तान एक बिल्कुल एक नया मुल्क है, क्या वो उसके पास क्या इतने फाइनेंसेस मौजूद हैं कि वो हिंदुस्तान के हर बच्चे यानी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेट कर सकें। ये प्रैक्टिकल नहीं है, इस वजह से इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में रखा जाए, स्कूल एजुकेशन को खास करके। हायर एजुकेशन में कुछ इंस्टीट्यूशन है, मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का ओपिनियन था कि कुछ हायर एजुकेशन के कुछ एंट्रीज होंगे जो सेंटर के पास रहेंगे। फिर बिल आखिर वो 1972 में वो कंकरेंट लिस्ट में तो पॉइंट ये नहीं है कि यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जब बन रहा था, मुल्क के पास फाइनेंसेस नहीं थे, तो उस वक्त एक सवाल आया कि मतलब इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में भेजा जाए। और इसके जिसके चलते जो है एक आर्टिकल उसमें फॉर्म हुआ, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में ये टारगेट लिया गया कि 10 साल के अंदर हम जो स्कूल एजुकेशन है टिल द एज ऑफ 14 उसको यूनिवर्सलाइज करने का एक अज़्म किया गया। और आर्टिकल 45 पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, सिंगल आर्टिकल है, जहां पर एक टारगेट लिया हो मुल्क ने कि मतलब हम इतने टाइम के अंदर, इतने सालों के अंदर, एग्जैक्ट जो साल हैं वो मेंशन ऐसा कोई है तो वो आर्टिकल 45 है। और उस वक्त जब एक सवाल आया कि एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए तो उस वक्त एक क्वेश्चन ये था कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी की एक बात आई। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो इवन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है यूपी जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सीजीआई ने भी उसको मेंशन किया है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी होता है कि इक्वालिटी जनरली हम ऐसा नहीं है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो इक्वालिटी का आइडिया वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, जिसके अंदर सिर्फ इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी देखा जाएगा। यानी मतलब ये है कि
कुछ लोग ऑलरेडी, मुल्क जब शुरू हो रहा था, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पीछे हैं या जो है पिछड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को मतलब मुल्क जो है सपोर्ट करेगा, इक्वालिटी का प्रिंसिपल को यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देगा, उनके उनके कंसर्न्स को भी सुनेगा। तो ये एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी, इसको आप सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं। उस प्रिंसिपल के तहत उसने ये देखा कि मतलब हिंदुस्तान में जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस जिनमें खासकर SC ST, तो ये काफ़ी सालों से जो है, सदियों से डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन, सब्जुगेशन ये फेस करते आ रहे हैं। तो ऐसे एक सिचुएशन में तो उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, तो उसके लिए आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर ये कहा गया कि स्टेट और सेंटर जो है ये कोशिश करेगा, ऐसे कुछ इकदाम लेगा कि जिसके जरिए से जो है जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे आगे आ सकें। एक आर्टिकल 46 आया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में, यानी मुल्क, यानी उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं था, ये माना गया कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जो डिप्रेस क्लासेस के लिए आर्टिकल 46 को लाया गया। एक और सवाल जो है माइनॉरिटीज को लेकर था, तो उसके अंदर एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों को लेकर डिस्कशन थी। कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को हम ये करना चाहिए, और कुछ ने कहा कि नहीं, सब्सटैंटिव इक्वालिटी का प्रिंसिपल यही कहलाता है कि मतलब हम लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को एंडेंजर्ड फील करेंगे एक मेजॉरिटेरियन सोसाइटी में, तो वहाँ उनका एक सिक्योरिटी वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आर्टिकल 29 और 30 जो है हमारे सामने आया। आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटीज़ के डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रिजर्व करने, प्रोटेक्ट करने की बात की गई। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को अपने तालीमी इदारे कायम करने और उनको चलाने की एक उनको आज़ादी दी गई। और तीसरा सवाल ये आया कि हमारे पास ऑलरेडी यानी ब्रिटिश भी जिनको सपोर्ट कर रहा था, वैदिक पाठशालास हैं, गुम्पास हैं और मदरसास हैं, जो रिलीजियस एजुकेशन जहाँ पर होती है। ऐसे डिनोमिनेटर्स का हम क्या करेंगे जहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन होती है। तो उस पर जो है आर्टिकल 28 आया। आर्टिकल 28 के अंदर जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 28, जिसमें ये कहा गया कि अगर स्टेट से फुल्ली स्पॉन्सर्ड अगर ऐसा कोई इदारा है, वहाँ पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की कोई गुंजाइश है नहीं। अब इसमें इस्तिस्ना दिया गया है सेक्शन 2 में, वो ये कहा गया कि ऐसे इदारे जहाँ पर एंडोमेंट ट्रस्ट या जो है एंडोमेंट फंड या ट्रस्ट इसके जिसके जरिए से इस्टेब्लिश किए गए हों और उन इदारों का पर्पस ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो, तो वहाँ पर स्टेट जो है फंड कर सकता है। ये एक बात आई थी। तो इसमें एक डिस्कशन ये भी रहा, और जिसमें खास करके बाबा साहब अम्बेडकर का ओपिनियन ये था कि जो यानी जो सरकार जिसको सपोर्ट करेगी वो एजुकेशन अबाउट द रिलीजन होगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सरकार जो है यानी मतलब डोगमा को सपोर्ट नहीं कर सकती है, ऐसा अंबेडकर साहब ने कहा, जिनको इवन आसाम के कॉन्टेक्स्ट में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला है उसमें भी हाई कोर्ट के जज ने अंबेडकर साहब को कोट करते हुए कहा कि स्टेट जिसको स्पॉन्सर कर सकता है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द रिलीजियन। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जहां पर आपको मैं डोगमा को पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में मैं जज नहीं कर रहा हूँ इधर, ठीक है। आप पहले इस पर ओपिनियन फॉर्म करें कि मैं डोगमा को जज कर रहा हूँ, डोगमा सही है या गलत है। ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, आप उसको अपने इस पर उसको डील कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डोगमा में ये कहा गया कि मतलब यानी ऐसी तालीम जहां पर बच्चे को ये कहा जाए कि आप ऐसा करने से आपको जन्नत मिलेगी, ऐसा ना करने से आपको जहन्नम मिलेगी। तो इस तरह की जो है मतलब एजुकेशन बच्चे को नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके बरक्स अगर आप सिर्फ बच्चे को ये पढ़ाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अदियान हैं और मुख्तलिफ अदियान के ABCD ये उनके तालीमात हैं और ये उनके महापुरुष हैं, ये फाउंडर्स हैं उन अदियान के, और उनको समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी पूरी तरह से हिंदुस्तान यानी मतलब
अचीव नहीं कर पा रहा था जब शुरुआती दौर में देखा, तो उस वक्त उन्होंने जो है 3 रास्ते उन्होंने एक्स्ट्रा जो है तैयार किए थे। एक तो माइनॉरिटीज़ को अपने तालीमी इदारे कायम करने और चलाने, और दूसरा रिलीजियस एजुकेशन वाले जो डिनोमिनेटर्स थे, और तीसरा जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो है सपोर्ट। इस पूरे प्रोसेस से हम इस तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मुल्क जो है एक नया मुल्क था, और मुल्क जो है पूरी तरह से एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सक रहा था, और जिसके चलते अगर माइनॉरिटीज को ये हक दिया गया है कि वो अपने तालीमी इदारे कायम करें और उसको चलाएं, जिनमें माइनॉरिटी रन स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं, मदारिस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटीज जो अपने तालीमी इदारे कायम कर रहे हैं, चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यूनिवर्सलाइजेशन के साथ में, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंटरी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है पूरी तरह से तमाम बच्चों को तालीम मुहैया नहीं कर पा रही है। अगर माइनॉरिटीज अपने तालीमी इदारे कायम करके चला रहे हैं, उस जो कमी है, उस खला को जो है माइनॉरिटीज पूरा कर रहे हैं, तो यानी स्टेट की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि मतलब सरकार जो है ऐसे इदारों को अप्रिसिएट करे, एक्नॉलेज करे कि आप जो है एक यूनिवर्सलाइजेशन का एक पूरा एक प्रोसेस है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये यानी अगर हम बैकग्राउंड में देखा जाए तो मतलब ये जो यूनिवर्सल यानी मतलब मदरसा मदारिस हैं, जहाँ पर यानी लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं। एक शेड्यूल लैंग्वेज है, उर्दू जनरली सिखाया जाता है, या कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। दूसरी जो है अरबी ज़बान है, एक फॉरेन लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज लिटरेसी का प्रोग्राम भी उसके अंदर होता है, और बाकी करिकुलम होता है वहाँ पर, एजुकेशन का एक वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है। अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं मदारिस जो काम कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट विद द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसको हम ऐसे देखने की जरूरत है। मदारिस के मदरसों के अंदर ये अलग बात है, एक फर्दर डिस्कशन हो सकता है कि हमारे जो अपने मदारिस हैं उनका क्या क्वालिटी है, कब उसका करिकुलम कितना अपडेट हुआ है, और उसका टीचिंग लर्निंग का क्वालिटी क्या है। ये तमाम सवालात हैं, वो हम यानी फर्दर एक इंटरनल डिस्कशन उसका एक कम्युनिटी के अंदर होना चाहिए, उसे मैं इनकार नहीं करता हूँ। तो अभी हमारे सामने क्या है कि हम मतलब रिसेंट ईयर्स में यानी मदारिस को लेकर हमने ये देखा कि स्टेट यानी मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से हिंदुस्तान में जितने मदरसे हैं, जिन टाइप्स ऑफ मदरसे हैं, उनको अलग अलग तरह यानी मतलब एक्सप्लोरेशन के जरिए से इन मदारिस को टारगेट करने की, अटैक करने की कोशिशें जारी हैं। उनमें एक सवाल ये कहा जाता है कि मतलब जो आर्टिकल 21A है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर, जिसके लिए आप अगेन हमारे मतलब मास्टर ट्रेनर्स वर्कशॉप के जो लेक्चर्स हैं उसको आप रेफर करें। आर्टिकल 21A पे हम लोग कैसे पहुंचे, यानी 66 में कोटारी कमीशन है, 68 की एजुकेशन पॉलिसी है, 1986 की पॉलिसी है, 1991 में जोमटिन रेजोल्यूशन है, और 2002 में जो है फाइनली आकर एक अमेंडमेंट आता है आर्टिकल 21A। और फिर उसके बाद में जो है 2005 में पूरा आरटी एक्ट बनने का पूरा प्रोसेस शुरू होता है, जो 2009 में आरटी एक्ट बनता है। अगेन 2012 में जो है आरटी एक्ट पर अमेंडमेंट होता है, जहां पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मदरसे, वैदिक शाला, गुम्पा, इनको जो है वहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जाता है आरटी एक्ट से। तो ये तमाम प्रोसेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मैंने एक और सेशन हुआ था तालीमी बोर्ड का, उसमें उस पर डिटेल में गुफ्तगू की है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो अब एक जो क्वेश्चन था कि मतलब मदरसों पे अटैक, यानी मतलब जो ये कहा गया कि बच्चे मदरसे जाने के चलते वो आरटी एक्ट से महरूम हो रहे हैं, और जिसके चलते जो है जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 21A वायलेट हो रहा है। दूसरा सवाल ये आया कि 2006 में एक चाइल्ड राइट एक्ट बना था। चाइल्ड राइट एक्ट के तहत एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे। उन स्टैंडर्ड्स को अगर सामने रखा जाए तो मदारिस जो है वो फुलफिल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को सर्वे करके ये बात पता करनी पड़ेगी कि किस हद तक मदारिस जो है बच्चों के हुकूक का लिहाज रख रहे हैं। इस तरह से जो है अलग अलग तरीके से जो मदारिस पर अटैक होना शुरू हुआ। और दूसरा एक बैकग्राउंड इस पूरे केस का ये हो सकता है कि यानी मतलब स्टेट फंडिंग को लेकर, यानी मतलब स्टेट एक सेकुलर स्टेट है,
जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल 28 का प्रिंसिपल ये है कि स्टेट जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। मदरसों में जो एजुकेशन होती है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहां पर हावी है, ना कि एजुकेशन अबाउट द रिलीजन वहां पर हावी है। तीसरा एक बैकग्राउंड के तौर पर हमें समझ सकते हैं कि मतलब इसके साथ में यानी मतलब बच्चों के हुकूक, जिसका मैंने अभी ऑलरेडी जिक्र किया है कि मतलब वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि मदरसा मदारिस जो है वो एक टेरर हब बन रहे हैं। तो ऐसे मदारिस में जो है बच्चे बच्चे यानी मतलब छोटे बच्चे कैसे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक इस तरह इन पॉइंट्स की बुनियाद पर मदारिस का सर्वे होता था। मदारिस पर रैंडम लोग जो है रेड करते थे, मदारिस पर जो है अटैक्स होते थे, मदारिस के जो उनके एग्जिस्टेंस के खिलाफ जो है पिटीशन लोग फाइल करते थे। खास करके इनका जो मेजर जो जो मतलब टारगेट है, चूंकि आर्टिकल 30 का एग्जिस्टेंस की वजह से जो है आज़ाद मदरसे हैं वहां पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। आर्टिकल 28 के हवाले से यानी मदरसों को सरकार फंड नहीं कर सकती है, उस हवाले से वो जो यानी जो 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 मदरसे फंड लेते हैं उन ऐसे मदरसों को वो लोग टारगेट करना शुरू किया, पिटीशन डालना शुरू किया। उसका नतीजे में हम देखते हैं कि असम में 1200 जो मदारिस हैं वो यानी जो जिनको मतलब सरकार से फंड मिलती थी वो मदारिस स्कूल में SCRT स्कूल में तब्दील हुए। तो उत्तर प्रदेश में भी सिमिलर हम सिनारियो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बोर्ड के तौर पर 1906 में ब्रिटिश ने कायम किया था। अब अरबी फारसी बोर्ड की एक लंबी जर्नी रही और उसमें जो है उसको ब्रिटिश का सपोर्ट मिलता था, फंड मिलता था, जिसके अंदर जो है मतलब अरबी के अंदर कुछ कोर्सेस, फारसी के अंदर कुछ कोर्सेस वो ऑफर करते थे। और जिसका एक पर्पस ये था कि मतलब ब्रिटिश के अंदर यानी उस वक्त यानी पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन हो रहा था, तो पर्सनल लॉ की कोडिफिकेशन करने के लिए उनको मुस्लिम उलमा की ज़रूरत थी। और वो चाहते थे कि मतलब वो एक अपना एक ऐसा एक सेटअप कायम हो जहाँ से जो है उलमा आए और उनका यानी मतलब कॉलोनियल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन में उनको हेल्प करे पॉलिसी मेकर्स को। अब ये मदारिस जो है आज़ादी के बाद में 1959 में ये क्या कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर आया और काफ़ी अरसे तक ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर रहा। 1995 में जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास की बात आई और उसके बाद में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज एंड वक्फ बोर्ड के तहत ये मदारिस का परव्यू आना शुरू हुआ। और 2004 में इन्होंने एक एक्ट बना जिसको उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट कहते हैं, 2004। तो अब यहाँ यूपी में यानी जो करंट गवर्नमेंट है वहाँ उनका एक अंदाज है कि वहाँ पर अराउंड 25,000 मदरसे हैं कुल मिलाकर। उसमें से 13,364 जो है रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, उनमें से 560 हैं मदरसे जिनको सरकार से ग्रांट मिलता है। तो बाकी जो मदरसे हैं वो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है, जहाँ पर एग्जाम मतलब यूपी मदरसा बोर्ड के हिसाब से होता है, करिकुलम जो है यूपी मदरसा बोर्ड का वो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उनको ग्रांट नहीं मिल रहा हो। कुछ ऐसे हैं जो मतलब पार्शियल उनका रिकॉग्निशन हो। तो मदरसा बोर्ड जो है एक तो तहतानिया, वस्तानिया, फ़ौकानिया, ये स्कूल लेवल के मतलब इक्विवेलेंट डिग्रीज होते हैं और उसके अलावा आलिमियत यानी क्लास 12 तक का। फिर उसके साथ साथ में कामिल और फाजिल की डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते थे मदरसा बोर्ड। यानी कामिल में अंडर ग्रेड लेवल तक, UG लेवल तक, और फाजिल में जो है PG का जो इक्विवेलेंट डिग्री ये लोग ऑफर करते थे मदरसा बोर्ड में। तो ये आर्टिकल्स के हैं जो आप इवन इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। बहुत ही उसके जो बेसिक जो भी नुआंसेस हैं, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 28 है। इस पूरे यानी मदरसा बोर्ड के जजमेंट के फिनोमेना को समझने के लिए इन आर्टिकल्स का समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आर्टिकल 30, आर्टिकल 28, इसके अंदर के जो सब सेक्शंस हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A जो यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर है। तो असल में इसकी शुरुआत होती है 2019 में। एक पार्ट टाइम टीचर वहाँ पर एक का अपॉइंटमेंट होता है, उनकी सैलरी जो है रेगुलराइज नहीं होती। तो वो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि वो पार्ट टाइम, हालांकि वो पार्ट टाइम टीचर हैं, मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं, लेकिन हमारी जो है सैलरी को रेगुलराइज किया जाए। तो जिसके चलते जो है सिंगल जो जज है हाई कोर्ट का, उसने जो है मतलब
क्या कहते हैं अदर पिटिशंस को उसके साथ में वो लिंक करते हैं और उनको भी इनवाइट करते हैं। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पिटिशन जो है अंशुमन सिंह राठौड़ का पिटिशन होता है, और उनका एक सवाल ये रहता है कि मतलब मदरसा बोर्ड एक आर्बिट्ररी इन नेचर है। वो इस वजह से आर्बिट्ररी इन नेचर है कि पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आता है, मतलब ये कि स्टेट लेजिस्लेशन के अंडर में ये इसकी तश्कील हुई है। तो स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर तश्कील हुई है, तो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के तहत मदरसा बोर्ड में आने यानी रिप्रेजेंट करने के लिए एज एन ऑफिशियल, यानी हर मजहब के लोग उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकें, उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। एक कंसर्न उनका ये था। दूसरा कंसर्न ये था कि ऐसा कैसे हो जाता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आता है, लेकिन उसके अंदर सिख, बौद्ध मत, बाकी जो माइनॉरिटीज हैं 5 माइनॉरिटीज, उनकी नुमाइंदे मदरसा बोर्ड के अंदर नहीं है। सिर्फ जो है पार्टिकुलर रिलीजन के लोग ही उसके अंदर कैसे आ रहे हैं। तीसरा उनका कंसर्न ये था कि मदरसा बोर्ड ऑफिशियल बनने के लिए पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना क्यों ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो रहा है, ना कि जो है सिर्फ जो है एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही उसके अंदर कैसे और रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक सवाल था। तो सिंगल जो जज है उसने इन सवालात को देखने के बाद में उसने अपने कुछ सवालात को ऐड करते हुए उसको लार्जर बेंच की तरफ उसको शिफ्ट किया, डायरेक्ट किया। तो उसने ये 3 सवालात उसने उठाए अगेन, जो कहीं ना कहीं अंशुमन सिंह राठौड़ के जो कंसर्न्स थे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी मतलब पहला सवाल है कि हाउ कम पर्सन्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन आर प्रोवाइडेड टू बी मेंबर ऑफ द सेम, और यानी मतलब सिर्फ कैसे ऐसे हो रहा है, जिसके चलते जो है सेकुलर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के वैलिडिटी के तहत ये एक्ट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये उस एक्ट को जो है वायलेट कर रहा है। तो यानी उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि मतलब लोग किस फील्ड से बैकग्राउंड करते हैं, उनका क्या स्पेशलाइजेशन है, बल्कि उनको ये देखा जा रहा है कि वो एक रिलीजन से उनका ताल्लुक है, इस वजह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और ये बोर्ड की जो तश्कील हो रही है बोर्ड के मेंबर्स में, जिसके अंदर बाकी माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंडर आता है, तो ये सॉरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो ये बहुत ही आर्बिट्ररी है ये पूरा मतलब बोर्ड का फंक्शनिंग, बोर्ड का एग्जिस्टेंस। तो लार्जर बेंच को ये रेफर करता है। और उसके साथ साथ में ये कुछ मैटर्स थे जो यानी मतलब साथ साथ में चल रहे थे, ये जब मैटर जब कोर्ट में चल रहा था। एक तो असम का था 1281 मदरसा को यानी मिडिल इंग्लिश स्कूल के तहत उसको कन्वर्ट किया गया था, और 2023 में जो है एनसीपीसीआर ने अपना एक उसके अंदर एक एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐड कर दिया था अंशुमन सिंह राठौड़ वाले ही केस में। कहा कि ये आर्टिकल 14, 25, 26, 29, 30 का वायलेशन है। और 2022 में ये जब ऑलरेडी शुरू हो चुका था, यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 मदरसों का सर्वे करने का एक टारगेट दिया, जिसके अंदर ये पाया गया कि उसके जो 1/3 25,000 के 1/3 मदरसे हैं वो उनके पास रिकॉग्निशन है नहीं। 2023 में जो है एसआईटी को फॉर्म किया गया था यूपी गवर्नमेंट ने, जिसमें जो है ये 4,000 मदारिस को प्रोब करने की बात कही गई। कहा गया कि यहाँ पर ये इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है 4,000 मदरसे मोस्टली, और यहाँ पर जो है फॉरेन फंडिंग होती है। तो फॉरेन फंडिंग का ये मसला कैसे उठा कि एनसीपीसीआर की 2021 की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मतलब अरशद आलम साहब की एक मदरसा की स्टडी को उन्होंने रेफर किया, जिसके अंदर अरशद साहब ने वो एक जामिया के टीचर है, उन्होंने मतलब एक वो अच्छी स्टडी है, ऐसा नहीं है कि वो बुरी स्टडी, मदारिस की जो करंट सूरत हाल है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए वो स्टडी है। अब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मतलब 4 मदरसों को का सर्वे किया, और वहाँ उन्होंने ये पाया कि मदारिस का जो फंडिंग है वो अनरिकॉग्नाइज सोर्स से आ रहा है। अब इसका मतलब है नहीं, मतलब हम कम्युनिटी के अंदर हम देखते हैं कि अनरिकॉग्नाइज सोर्स मतलब ये है कि जुमा के दिन कलेक्शन होता है, हुंडी के थ्रू कलेक्शन होता है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि वो अनरिकॉग्नाइज मतलब है कि फॉरेन फंडिंग ही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो मतलब है कि कम्युनिटी यानी मतलब मासस जो है, जनरल मासस यानी स्पेशल डोनेशन नहीं होता है, बल्कि जनरल मासस भी जो है मदारिस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अब वो उसको शक में घेरते हुए मदरसा बोर्ड का सर्वे कराने की कोशिश की। 2023 में एनसीपीसीआर ने क्या कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को नोटिस
आर्बिट्ररी नोटिसेस जारी किए, जहां पर उन्होंने मतलब ये कहा कि मतलब हिंदू बच्चे जो है कैसे यहाँ पर एनरोल्ड हैं, और जबकि उनको आरटीई के मैंडेट के तहत उनको नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में उनको होना चाहिए, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में होना चाहिए। 2023 में अगेन एनसीपीसीआर यानी मतलब जगह जगह रैंडम रेट करता था इन्हीं बुनियादों को सामने रखते हुए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो लार्जर बेंच है उसने सबसे पहले तो ये कहा कि मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये एक्ट, और ये कहा कि मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को वायलेट करता है, और आर्टिकल 14 के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म मौजूद है वो उसका कंप्लीटली जो है वो वायलेट करता है। फिर दूसरा हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि यूजीसी एक्ट 1956 का जो सेक्शन 22 है यानी हायर एजुकेशन को डिग्री अलॉट करने को लेकर, उसका भी ये वायलेट करता है। यानी ये सेक्शन 22 ऑफ द यूजीसी एक्ट क्या है, यूजीसी क्या करता है कि मतलब यानी मतलब 72 में जब एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आया, उसके अंदर जो लिस्ट 3 जिसको कहते हैं, लिस्ट 3 का जो 25th जो पॉइंट है, सेक्शन है, वो ये कहता है कि मतलब हायर एजुकेशन के जो एंट्रीज होंगी ना वो सेंटर उसको डिसाइड करेगा। मिसाल के तौर पर आप एक यूनिवर्सिटी कायम करते हैं और वो स्टेट एक्ट के तहत कायम करेंगे, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी कैसे फंक्शन करेगा, और उसके क्या क्या मतलब पैरामीटर्स होंगे यूनिवर्सिटी के, कैसे उसका सेमेस्टर मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, टीचिंग अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होगा, ये तमाम चीज़ें, डिग्री का क्या स्टैंडर्ड होगा, कौन सी आप डिग्री आप दे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है अगर आप स्टेट एक्ट के तहत भी बनाते हो तो यूजीसी का रिकॉग्निशन आपको वहाँ लेना होता है। यानी डिग्री अवार्ड करने में या यूनिवर्सिटी को ओवरऑल आपको फंक्शन करने में यूजीसी का रिकॉग्निशन आपको ज़रूरी होता है। तो यूजीसी डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या डिग्री वो एक यूनिवर्सिटी मतलब अवार्ड कर सकता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मतलब यहाँ पर कामिल और फाजिल नाम की डिग्रियां प्रोवाइड की जा रही हैं, कामिल यूजी लेवल पर, फाजिल पीजी लेवल पर, लेकिन इन डिग्रीज को अवार्ड करने के लिए मदरसा बोर्ड ने कभी जो है यूजीसी का कोई रिकॉग्निशन हासिल नहीं किया है, ये आर्बिट्रेरली ये लोग अवार्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूजीसी एक्ट 1956 का सेक्शन 22 है, उसका ये वायलेशन हो रहा है। तो कोर्ट जो है ऑर्डर पास करता है फाइनली, और फाइनली ये कहता है कि मतलब सेंटर को कुछ डायरेक्शन देता है, स्टेट को कुछ डायरेक्शन देता है, और कहता है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कि मतलब इन मदारिस को कैसे स्कूल में तब्दील किया जाए। तो ये मैंने जब बात फाइनली इसके बाद में ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाते वक्त ये चीजें सामने रहती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। ये एक तो ये एक्ट ही टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को वायलेट कर रहा है, और दूसरा ये है कि आर्टिकल 21A और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इसका वायलेट कर रहा है, और तीसरी बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कही कि मतलब यूपी मदरसा बोर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चैलेंज किया, और ऑब्जेक्ट किया कि मतलब यानी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए कि ऑब्जेक्टेड टू मैनेजमेंट ऑफ मदरसा बाय द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट अदर देन एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी ये माइनॉरिटी में डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। तो इलाहाबाद के ये कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, हम यानी उसको अगर एक तो जो है स्टेट को डायरेक्ट किया कि क्या करना चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में कैसे उनको अकोमोडेट करें, उसके लिए पूरा रोड मैप दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और दूसरा ये कहा कि मतलब जो मदरसा बोर्ड के अंदर जो तालीम हो रही है वहाँ पर ना तक क्वालिटी एजुकेशन हो रही है, ना वो यूनिवर्सल इन नेचर है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो रेलिवेंट तालीम होती है। और तीसरी बात ये कही कि एजुकेशन विच इज मतलब जो नॉट इन सेक्युलर, यानी उसको मतलब स्टेट जो है ऐसे एजुकेशन को फंड नहीं कर सकती है। और चौथी जो चीज़ है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कि मतलब यूजी के लेवल पर क्या डिग्रियां होनी चाहिए, क्या डिग्रीज नहीं होनी चाहिए। ये चार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर अगेन फाइनली ये जजमेंट जो है हमारे सामने आता है। तो
तो जजमेंट जो है उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं आपको पहले कुछ टोटल उसके जो है 3 मेजर एलिमेंट्स हैं जजमेंट के। एक तो ये है कि उसके पहले एलिमेंट के अंदर, जजमेंट के अंदर, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, और दूसरे के अंदर यानी जो इलाहाबाद यानी के हाई कोर्ट को वो जजमेंट को वो कंप्लीटली उसको डिस्क्वालीफाई इसको ये करता है, डिस्पोज करता है, और जितने भी इससे रिलेटेड जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबको जो है वो डिस्पोज कर देता है। और पहले जो पॉइंट के तहत जो कमेंट्स रहते हैं, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि द मदरसा एक्ट जो है वो यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर है कि वो मदरसा एक्ट जो है सिर्फ एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेगुलेट कर रहा है और मदारिस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है, वो मदरसा एक्ट जो है वो ये कहता है कि ये पॉजिटिव जो नेशन स्टेट का जो पॉजिटिव एप्लीकेशन है, पॉजिटिव एप्लीकेशन को लेकर हम आएंगे इंशाल्लाह इसमें ऑब्लिगेशन के मतलब साथ में, मतलब उसके बराबर है, और ये उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। स्टेट का एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है सेक्युलरिज्म के अंदर, यानी एक पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, जहां पर यानी कुछ ग्रुप्स को एक पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा और उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके जस्टिस के लिए, उनके इक्वालिटी के कंसर्न को सामने रखते हुए। तीसरा जो है जजमेंट का पॉइंट ये है कि जो आर्टिकल 21A और आरटी एक्ट है वो वायलेट नहीं हो रहा है, बल्कि क्या कहते हैं, ये उसको मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और वो जजमेंट कहता है कि द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन एनाक्ट रेगुलेशंस टू एंश्योर दैट रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट सेकुलर एजुकेशन ऑफ ए रिक्विजिट स्टैंडर्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर माइनॉरिटी कैरेक्टर। यानी जो रिलीजियस एजुकेशन है वो माइनॉरिटीज दे सकते हैं, और जो सरकार है वो सेकुलर एजुकेशन की क्वालिटी पर वो मतलब वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और चौथा जो पॉइंट ये है कि मतलब वही अगेन डिग्रीज को लेकर यानी मतलब यूजीसी का जो एक्ट है सेक्शन 22 का, जिसका अभी हमने जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करता है, अपहोल्ड करता है, और कहता है कि मतलब जो एंट्री 25 ऑफ लिस्ट 3 है वो इम्पोर्टेंट है, और स्टेट को कोई हक नहीं है कि मतलब डिग्रीज को डिफाइन करें। डिग्रीज को डिफाइन करने का जो हक है वो यूजीसी एक्ट के तहत है। तो जिसके चलते जो है यानी जो फाजिल और कामिल की डिग्री है वो मदरसा बोर्ड अवार्ड नहीं कर सकता है। और ये 4 चीजें जजमेंट की रही हैं। तो जी, तो इसको हम यानी इन इन 4 पॉइंट्स को थोड़ा फर्दर हम इसको इंटरोगेट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पैरा 73 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो है सब्सटैंटिव इक्वालिटी को हाईलाइट किया है। यानी सब्सटैंटिव इक्वालिटी मैंने जो आपके सामने यानी जब शुरुआत में रखा था, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये क्लेम था कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं मदरसा यानी जो बोर्ड है का एक्ट है वो वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसके जवाब में कहता है कि हाई कोर्ट इस मामले में थोड़ा गलती किया है समझने को, यानी एक्ट को समझने की। यानी इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो सेकुलरिज्म जो है मतलब जहाँ पर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है और साथ साथ में जो है सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात है, राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी में ये है कि हम सिर्फ जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी मतलब समझो कि हिंदुस्तान में 10 समाज हैं, 10 समाज को भी हम रिप्रेजेंट कराएंगे तो ये राइट टू इक्वालिटी सॉल्व होगा। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी का मतलब ये भी है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो होगा ही, जिसके लिए रिजर्वेशन एक जरिया है इन लार्जर केस। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी का मतलब ये है कि मतलब इन समाज का जो आउटकम है, ओवरऑल आउटकम, एजुकेशनल आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम, पॉलिटिकल आउटकम, जो सोशल आउटकम है, ये आउटकम भी जो है इक्वल होना चाहिए। ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था राइट टू इक्वालिटी, उसकी जो रीडिंग थी उसको यहाँ पर उस रिजेक्ट करता है।
और दूसरी जो चीज़ है पैरा 79 में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर आर्टिकल 21A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यानी मतलब जजमेंट में ये है कि पहली बात तो है कि आरटी एक्ट विच फैसिलिटेट द फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर 21A कंटेन्स ए स्पेसिफिक प्रोविजन बाय विच डज नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 2012 का जो एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वहां पर एग्जेम्पशन दिया गया था। तो मतलब ये है कि मदारिस में ये अप्लाई नहीं होता है आरटी एक्ट, एक पहला पॉइंट है। दूसरा है कि द राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर मदरसास टू इम्पार्ट बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर एजुकेशन इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 30। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 30 को अपहोल्ड करता है और ये कहता है कि मतलब रिलीजियस एजुकेशन को इम्पार्ट करना, माइनॉरिटी स्कूल्स को कायम करना, उनको चलाना, ये माइनॉरिटीज का हक है, उसको सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है। तीसरा जो पॉइंट है कि the board and the state government have sufficient regulatory powers to prescribe regulated standards of education for the madrasa। यानी जो मदरसा एक्ट है, जो मदारिस आ रहे हैं बोर्ड के पास से और स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका मतलब सफिशिएंट अधिकार है कि वो मतलब मदारिस के जो स्टैंडर्ड को रेगुलेट करें, प्रिस्क्राइब करें। अगर ये सवाल आ रहा है कि जैसा हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि मदरसा बोर्ड में जो एजुकेशन चल रहा है ना उसके अंदर ना क्वालिटी है, ना उसके अंदर वो यूनिवर्सल है, अगर वहाँ क्वालिटी नहीं है तो वो मदरसा बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है कि वो यानी वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन को, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड करें। जजमेंट के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट पैरा है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि द प्रोविजन ऑफ मदरसा एक्ट टू सीक रेगुलेट मदरसास को लेकर जो पॉइंट था। These are educational institutions run by religious minority. There is a distinction between religious instruction and religious education. यानी आर्टिकल 28 के हवाले से मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को सरकार फंड नहीं कर सकती है, उस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि while madrasas do impart religious instruction, their prime aim is education। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सवाल अगर आज आता है कि मतलब मदारिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता है, डोगमा की तालीम दी जाती है, तो वहाँ रिलीजियस डोगमा अगर पढ़ाया जाता है, अगर सवाल होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस पूरे प्रोसेस का, मदारिस को कायम करने का, चलाने का प्रोसेस क्या है, वो एजुकेशन है। यानी बच्चों को वहाँ पर एक तालीम दी जाती है, वो थियोलॉजी की ही सही, वो एजुकेशन वहाँ पर्पस है, ना कि इंस्ट्रक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। Legislative entries must be given their widest meaning and their ambit also extend to ancillary subjects which may be comprehended within the entry. The mere fact that the education which is sought to be regulated includes some religious teachings or instruction does not automatically push the legislation outside the legislative competence of the state. नेक्स्ट जो प्यारा है कि डिग्री के हवाले से, यानी जो कामिल और फाजिल वाली जो डिग्री है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है जजमेंट का। द यूजीसी एक्ट हैज बीन एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट pursuant to entry 66 and seek to make provision for the coordination and determination of standards in universities and for the purpose to establish a university grants commission. The Madrasa Act has been enacted pursuant to entry 25 of the list 3. ये concurrent list है. This court has held in a consistent line of precedent that the UGC Act occupies the field with regards to the coordination and determination of standards in higher education. जैसा मैंने कहा कि हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए अगर स्टेट यूनिवर्सिटी भी अगर कायम करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का यूजीसी के साथ में कोऑर्डिनेशन और यूजीसी का रिकॉग्निशन जरूरी हो जाता है। मदरसा बोर्ड अलबत्ता ये करते कि अगर वो मतलब कामिल और फाजिल की अगर डिग्रियां दे रहे हैं तो वो यूजीसी को लिखते कि मतलब हम एक मदरसा बोर्ड के तहत ऐसा एक कॉलेज एजुकेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हायर एजुकेशन का ये हम यूजीसी के इतने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, यूजीसी हमको रिकॉग्नाइज करें और हमारी जो कामिल और फाजिल डिग्री है उसको भी रिकॉग्नाइज करें। इतना एक रिकॉग्निशन यूजीसी से सॉर्ट करना था, तो ये भी एक्चुअली मदरसा बोर्ड के फेवर में आ जाता है। ये पॉइंट भी वो प्रोसेस न होने के चलते यानी मतलब कामिल और फाजिल जो डिग्री अवार्ड कर रहे थे उसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि therefore state legislation which seeks to regulate higher education in conflict with UGC Act would be beyond the legislative competence of the state legislator। यानी मतलब
उसको लीगल में सेवरेंस बोलते हैं, मतलब यानी आपका वो यानी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का ये कॉम्पिटेंस है ही नहीं कि आप डिग्रीज क्या है क्या नहीं है वो उनको डिफाइन आप करें। तो फाइनली ये भी कहा कि मदरसा एक्ट वाज टू रिमूव द डिफिकल्टीज इन रनिंग मदरसास, इंप्रूव देयर मेरिट एंड प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन दीस इंस्टीट्यूशंस। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मदरसा एक्ट का जो क़याम है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि यानी मतलब इस पूरे एक्ट का जो पर्पस है वो ये है कि मदरसा के एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को यानी मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। और एक रेगुलेटरी इन नेचर है मदरसा जो एक्ट है वो, इसका मतलब ये है कि मतलब करिकुलम क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, इसको वो डिफाइन करेगा, बल्कि वहाँ के डे टू डे एक्टिविटीज मदारिस के वो वहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए है नहीं। तो ये जजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यानी कंक्लूजन में। सबसे पहला, मदरसा एक्ट रेगुलेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन मदरसास, रिकॉग्नाइज मदरसा बोर्ड फॉर इम्पार्टिंग मदरसा एजुकेशन। और दूसरा है कि मदरसा एक्ट इज कंसिस्टेंट विद पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट to ensure that students studying in recognized madrasas attain a level of competency which will allow them to effectively participate in society and earn living. पॉजिटिव एप्लीकेशन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मतलब स्टेट जो है कुछ चीज़ों में पॉजिटिव यानी मतलब मुस्बत इकदाम लेगा, यानी स्टेप्स लेगा एक कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए। कम्युनिटी अगर आइसोलेट हो रही है, इनसिक्योर हो रही है, वो एक्सक्लूड हो रही है, मार्जिनलाइज हो रही है, उनके सपोर्ट के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए एज ए पॉजिटिव एप्लीकेशन स्टेट जो है कुछ इकदाम करेगा, स्टेट इन द सेंस नेशन स्टेट। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर पॉजिटिव एप्लीकेशन देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मदरसा बोर्ड जब बनाया तो उस वक्त जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा का एक कॉन्सेप्ट था। तो यूबी मदरसा में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि थियोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स थे उनके साथ साथ में वो लोग सोशल साइंस, फिलोसफी, मैथ्स और जो हिंदी लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेजेस है, वो इंग्लिश वगैरह वो अपने करिकुलम में उन्होंने ऐड किया हुआ था। अब जिसके चलते जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बहुत ही पॉजिटिवली देखा और इसको मतलब यानी अगर मतलब समझे कि मदरसा बोर्ड के अंदर सिर्फ थियोलॉजी की तालीम हो रही होती तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होता। ये जो मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे और मॉडर्नाइजेशन के लिए जो सरकार जो दो स्कीमें चला रही थी, उन स्कीमों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है। और तीसरा जो पॉइंट है 21A और RT एक्ट के हवाले से, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि रिलीजियस एजुकेशन में सरकार जो है कैसे भी मतलब इंटरफियर नहीं कर सकती है, और मतलब 21A के हवाले से वो एक पूरी तरह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सलाइज करने की, यानी मतलब मॉडर्न एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट करना। तो आर्टिकल 21A एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट हैव टू बी रेड consistently with the right of religious and linguistic minorities to establish and administer educational institution of their choice। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम इसको जो मतलब NCPCR और जो पिटिशनर्स हैं, इवन जो प्रीवियस जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, यानी 21A एक सेपरेट चीज़ है और माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उसके तहत जो मदरसा बन रहा है वो एक डिफरेंट ऐसा नहीं है, बल्कि उन दोनों को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करें। और ये देखें कि मतलब 21A जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो कुछ चीज़ें हैं वो आर्टिकल 30 जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसा कि इस पूरे डिस्कशन के शुरुआत में हम बात कर रहे थे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन enact regulations to ensure that religious minority institutions impart secular education of a requisite standard without destroying their minority character। तो माइनॉरिटी कैरेक्टर को हर्ट किए बगैर भी मतलब है कि सेकुलर एजुकेशन यानी जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। मदरसा एक्ट इज विद इन यानी मतलब जो चौथा जो है वो अगेन डिग्रीज को लेकर है, कामिल और जो फाजिल वाली डिग्री है उसको लेकर। वो कहा कि प्रोविजन ऑफ द मदरसा एक्ट विच सीक टू रेगुलेट हायर एजुकेशन डिग्रीज सच एज फाजिल एंड कामिल आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द UGC एक्ट विच हैज बीन enacted under entry 60 of list 1। तो ये चंद चीज़ें थी, और इसके अलावा
क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है इसका? इसमें एक पहला एक जो यानी जजमेंट का एक पॉजिटिव हम इम्प्लीकेशन हम ये डिराइव कर सकते हैं, वो आर्टिकल 30 को लेकर है। यानी आर्टिकल 30 जो है हमें पूरी तरह से यानी हमारे जो इदारे हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स और मदारिस, उसको एक कंप्लीट प्रोटेक्शन वो देता है। और दूसरी जो चीज़ ये है कि 12 स्टेट में मदरसा बोर्ड फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फाजिल और कामिल वाली जो डिग्री है, ये सेम केस इवन उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था, जब स्टेट डिवाइड हुआ तो मदरसा बोर्ड भी डिवाइड हुआ, लेकिन उत्तराखंड का जो एक्ट है उसको हम लोगों ने तालीमी बोर्ड की तरफ से उस पर स्टडी वगैरह करवाई थी। तो एक्ट जो है यूपी मदरसा बोर्ड के एक्ट के मतलब उसका वर्बेटिम भी जो है सिमिलर है। तो ये हम लोग को एक्चुअली एक हमारे लिए एक समझने की एक ज़रूरत है कि मतलब जिन जिन स्टेट में मदरसा बोर्ड है और वहाँ पर हायर एजुकेशन लेवल की जो डिग्रियाँ अगर अवार्ड कर रही हैं, इन मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल्स तक जाकर मुलाकात हो, एक एडवोकेसी का काम किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों को करने के, यानी मतलब ये है कि हमारे तमाम चीज़ें फुल प्रूफ हों। यानी जहाँ पर रिकग्निशन की ज़रूरत है हायर एजुकेशन के डिग्रीज की, तो ऐसे मदरसा बोर्ड्स को कहा जाए कि मतलब आप एटलीस्ट यूजीसी को लिखा जाए, क्योंकि 2014 का यूजीसी एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जो यूजीसी है वो हाफिज कामिल वगैरह की जो डिग्री हैं उसको भी रिकग्नाइज करता है। यानी अगर आप इवन जजमेंट में भी देखेंगे, जजमेंट के अंदर भी उन डिग्रियों की लिस्ट शामिल है जिसके अंदर मदरसा की डिग्रियां भी शामिल है। मदरसा बोर्ड को सिर्फ ये करना था कि यूजीसी को लिखना था और ये बताना था कि हम जो है नैक के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे मतलब हायर एजुकेशन के जितने एंट्रीज है वो चला रहे हैं, और उस हिसाब से हम पूरी तरह से मतलब हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको मतलब फुलफिल कर रहे हैं। इस वजह से हमारे जो डिग्रियां हम लोग जो दे रहे हैं मतलब 12th के बाद के लेवल की जो डिग्रियां हैं स्पेशलाइज्ड, उन डिग्रियों को मतलब यूजीसी जो है रिकग्नाइज करें। इसका एक प्रोसेस जो है वो करने की जरूरत है। तीसरी जो चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, यानी मतलब हम लोगों की तरफ से वो जो चीज़ें होनी चाहिए वो यानी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर है। मदरसा बोर्ड हम जानते हैं कि एक हम अपने अतराफ देखते हैं मदरसा बोर्ड के अंदर किस तरह की तालीम वहाँ पर होती है। यूपी में जैसा आजमगढ़ वगैरह है, वहाँ पर कुछ मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं, माशाल्लाह वहाँ पर अच्छी एजुकेशन होती है। यानी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एस्पायर भी करते हैं कि अपने बच्चों को उन मदारिस में भेजें, ताकि जो है वहाँ पर उनकी मतलब दीनी तालीम और उसके अलावा वो अगर जॉब मार्केट में जाना चाहें या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कंटिन्यू करना चाहें तो उन मदारिस में पढ़ने के चलते जो है वो अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है हम लोगों को, यानी बाकी जो मदरसा बोर्ड्स हैं उनके अंदर में जो मदरसे आते हैं, जैसा वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, उत्तराखंड है, तो इन स्टेट, वेस्ट बंगाल है, इन स्टेट्स में ऑलरेडी मदरसा बोर्ड फंक्शन कर रहे हैं। और वहाँ की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हम कैसे मतलब बेहतर बना सकते हैं, उस पर जो है एक एडवोकेसी का काम करना चाहिए। इसमें एक मेजर चैलेंज हमको ये आएगा एडवोकेसी में, क्योंकि यहाँ मदरसा बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग एक्चुअली क्या है कि उनका मतलब जो कनेक्ट जो होता है, मतलब मिसाल के तौर पर जो नदवा, देवबंद, फला, इस्ला, ये मदारिस हैं, इनके फारिगीन हैं, इनके जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं, ये कम्युनिटी है, इन मदारिस से जो है बेइंतहा मोहब्बत करती है और इन मदारिस को प्रोटेक्ट करने, प्रिजर्व करने के लिए जद्दोजहद करती है और इन मदारिस को आबाद कैसे करें उसकी भी कोशिश करती है। लेकिन मदरसा बोर्ड के अंदर जो मदारिस आते हैं उसके साथ इस तरह का कम्युनिटी सेंटिमेंट मौजूद नहीं है। ऐसे में जो है वो यानी पूरी तरह से मदरसा बोर्ड के एक सवाबदीद पर वो चला जाता है। ऑफिशियल्स का भी रवैया जैसा होता है, वो एक IAS ऑफिसर जैसे बाबू लोग होते हैं उस तरह का उनका रवैया होता है। तालीमी बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वेस्ट बंगाल के मदरसा बोर्ड के यानी जो बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की थी 3 साल पहले, जब पूरा NCPCR का जब इशू जब छिड़ा था। तो बोर्ड के ऑफिशियल्स का रिस्पांस बहुत ही
नेगेटिव था, और उनका ये कहना था कि यहाँ पर तो दीदी है, दीदी के चलते हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है, हमको किसी की मतलब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और आप खामखा परेशान हो रहे हैं। तो ये एक जनरल एटीट्यूड भी हो सकता है। ये एक मदरसे का एक एग्जांपल है। हो सकता है कि दूसरे मदरसे के ऑफिशियल, कुछ मदरसे के ऑफिशियल्स हों जो सीरियस हों, तो एक एडवोकेसी का काम जो है कम्युनिटी हम कर सकते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसमें एक पूरे सुप्रीम कोर्ट के मतलब फैसले में हमारे लिए एक पॉजिटिव जो ये मैसेज ये मिलता है कि जैसा असम का जो केस है, इम्प्लीकेशन ये है कि असम का केस को हम ओवरटर्न करने के लिए मतलब एक कोशिश करें कि मतलब जो उसका पूरा लीगल प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट में, इस जजमेंट के हवाले से वहां पर बातचीत की जाए, और वहां भी ये कहा जाए कि मतलब जो जिन मदनी मतलब 1281 जो मदारिस हैं उनको स्कूल्स में तब्दील किया है, वो एक आर्बिट्ररी है। और मदरसा में जो अगर पढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मतलब वो एजुकेशन से महरूम हो रहे हैं, बल्कि मदरसा में एजुकेशन जो एजुकेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21A को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट के साथ में और भी जहां, जैसे मिसाल के तौर पर राजस्थान का मदरसा बोर्ड का जो एक्ट है वो कोर्ट के अंदर है, ऐसे जहां जहां पिटिशंस हैं वहां पर एप्लीकेशंस को जोड़ा जाए और इसकी इनकी बुनियादों पर लॉयर से कंसल्टेशन किया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये चंद चीज़ें थी मदरसा बोर्ड के हवाले से, जजमेंट के हवाले से कुछ इम्प्लीकेशंस। अगर क्वेश्चन आंसर की गुंजाइश है तो इंशाल्लाह उसको हम ले सकते हैं। जिन भी साथियों के सवाल है आप पूछ सकते हैं जी, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद जिया फ्रॉम तमिलनाडु। मामला ऐसा है मौलाना कि हमारे पास क्या है, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, सेल्फ फाइनेंसिंग है। अब मदरसा बोर्ड है ना, बिकॉज सिंस क्या गवर्नमेंट सपोर्ट फाइनेंशियल पैकेज चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट वांट्स टू इंटरफेयर इन द करिकुलम एंड व्हाट अदर एक्टिविटीज ऑफ द मदरसा बोर्ड। अब ऐसा सिचुएशन नहीं आ सकता क्या? क्योंकि मैं 3 साल तक एक अरबिक कॉलेज में बहिस्से टीचर कॉमर्स एंड अकाउंट पढ़ाया। तो उसमें से एक आलिम बच्चा मौलाना वो मुझसे मिलके कहा है कि आई वांट टू जॉइन डिग्री कोर्स, आई वांट टू डू बीकॉम। मैं बोला क्यों, आप तो आलिम हैं, आप कहीं मस्जिद में ट्रे कर सकते हैं मौजूद का या इमामत का। तो कहते हैं मैं आई डोंट वांट टू बिकम ए मौलिम मौलाना, आई वांट टू गो एंटर इनटू द जॉब मार्केट। तो इस तरह का डाइल्यूशन, डिस्टोर्शन, डिवैल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल रिलीजन हो सकता है नहीं क्या? पॉसिबिलिटी इज देयर नो? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? या पहली बात तो ये है कि मेरा एक्चुअली मानना है कि अगर किसी का एस्पिरेशन है, वो मतलब मदरसों में पढ़ रहा है और उसने अपना जो है पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है कि मैं मतलब यानी मतलब दीन को मैं अच्छी तरह से समझूंगा, उसको प्रैक्टिस करूंगा, उसको प्रोपगेट करूंगा, ये इस पर्पस के लिए मैं मदरसा ज्वाइन किया हूँ। और मदरसा ज्वाइन करने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि मतलब उससे मैं रोजी रोटी कमाऊँ। रोजी रोटी कमाने के लिए मैं जो है अपना मतलब करियर गोल जो है कंटिन्यू करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के जरिए से। अगर इस तरह का कोई अगर आइडियल हमारे पास बच्चा है तो उसको एंकरेज करना चाहिए, एक तो ये। या फिर जो है अगर उसके पास ये दावती गोल उसके पास है नहीं है, तो एज ए टीचर आपको उसको बोलें कि हाँ बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करें, लेकिन आपने जो मदरसे में जो चीजें सीखी हैं उसको पीछे ना छोड़ दें, बल्कि उसको प्रैक्टिस करते रहें और उसकी जो है दावत तबलीग आप करते रहें। आप यूनिवर्सिटी में जाएं, जॉब मार्केट में जाएं, पैसा कमाएं और साथ में जो है ये काम भी करें। मेरे ख्याल से एक आप सजेशन दे सकते हैं, ना कि हम बता दें कि नहीं तुमको इमाम मुअज्जिन ही बनना है। ऐसे आप एक अच्छा जो एस्पिरेशन रखने वाले बच्चे को आप ऐसे पैर खींच के नहीं रोक सकते हैं कि आपको सिर्फ मुअज्जिन और मदरसे में ही पढ़ाना है, ऐसे कहकर। हाँ, लेकिन ये एक सवाल है कि मतलब जिसका जवाब मेरे पास नहीं है कि अगर मतलब कुछ अगर उलमा अगर मुझे पूछते हैं कि उनका मदरसे में टीचर्स की कमी हो जाती है, आइम्मा नहीं मिलते हैं एक्सेट्रा, उसका भी मेरे पास जवाब है। हाँ, उसका मेरे पास जवाब है नहीं। तो मैं एक्चुअली इस पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहता हूँ। दूसरी जो चीज़ ये है कि यूपी मदरसा बोर्ड का जो जजमेंट आया है, यानी मतलब सीजीआई का इस पर मतलब पॉजिटिव रिस्पांस रहने का एक रीजन ये भी है कि इन मदरसों में हम उन्होंने करिकुलम देखा
करिकुलम जी में जो है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये तमाम चीजें भी शामिल थी। जी तो उसमें जो है एक तो एक अप्रोच कम्युनिटी के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, जैसा आप इस सिलसिले में जनाब से तनवीर अहमद साहब हैं या सलीमुल्लाह खान साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी आप जो है अपने इदारे में जो है एक NIOS का सेंटर बनाएं और जी सेंटर कायम करें, और जिसके जरिए से जो बच्चे जो है मतलब मॉडर्न एजुकेशन में कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने रिलीजियस एजुकेशन के बाद में, उनके लिए पूरा एक रोड मैप जो है वो ओपन रहे, तो हाँ उसकी उसमें कोई रुकावट ना हो। जी और जी एक्चुअली मतलब जुडिशरी जो है इस चीज को लेकर थोड़ा पॉजिटिवली देखा है यूपी मदरसा बोर्ड के हवाले से, कि जी वहाँ बच्चे जो है ऐसा नहीं हो रहा है कि वो जॉब मार्केट से टोटली वो महरूम हो रहे हैं, बल्कि उनके लिए वो गुंजाइश भी शामिल है। तो जी जी अब ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रहा है कि मतलब वहाँ रिलीजियस एजुकेशन थियोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, उसमें सरकार इंटरफियर ना करें। जी जी वो अपने मतलब करिकुलम अपना जो टीचिंग मेथड है वहाँ पर अपनाएं। जी सरकार जो है फोकस करें, जितना मतलब मॉडर्न एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन का जो क्वालिटी है, उसका स्टैंडर्ड है, वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। जी, जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादत साहब, सवाल ये है कि ये तो यूपी मदरसा बोर्ड गया था कोर्ट में और ये फैसला आया है जो रजिस्टर्ड मदारिस हैं उनके बारे में, जी जी लेकिन इस फैसले का कितना असर पड़ेगा जो आज़ाद मदारिस हैं, यानी जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो एडेड नहीं है या उनको मान्यता नहीं है यूपी मदरसा बोर्ड से या किसी भी मदरसा बोर्ड से, आज़ाद तौर पर जैसे दारुल उलूम देवबंद है, नज़रतुल उलमा है और जामिया सल्फिया, इस तरह बहुत सारे मदारिस हैं, बड़े बड़े मदारिस के मैंने नाम लिया। तो इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इस फैसले से कोई फ़ायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। और वो आर्टिकल 30 को मतलब जितना मतलब स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपहोल्ड किया है, और वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि यानी सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल रहा है कि सरकार जो है किसी भी लेवल पर जो है जो आर्टिकल 30 के तहत जिन इदारों को प्रोटेक्शन मिल रहा है वहां पर सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट यानी मतलब दो रीजन है जिसके चलते ये कह रहा है। पहला रीजन ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, वो उसको ये जो आर्टिकल 30 के तहत जो स्कूल्स आ रहे हैं, मदारिस आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट आज़ाद मदरसे हो, मदरसा बोर्ड के तहत आने वाले मदरसे हो, ये एक्चुअली क्या है कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी मतलब वो भी एजुकेट कर रहे हैं। और एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की जो बात है, मदरसा बोर्ड के अंदर जो है सरकार जो है मतलब नेशन स्टेट जैसा पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन वाला, यानी एक मुस्बत इकदाम जो है सरकार लेगी, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन वाली बात है। दूसरा जो है आज़ाद मदरसों के लिए वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी ये है कि जहां पर मतलब राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, वहां पर हम सिर्फ जो है इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं, बल्कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम का भी हम बात देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है ये जजमेंट, खास करके जो आज़ाद मदरसे हैं। इवन अगर सर्वे पर भी आते हैं, मतलब जैसा एक जो यूपी में 25,000 मदरसों का जो सर्वे किया गया था, उसके पीछे एक छोटा लॉजिक ये था कि मतलब NCPCR की 2021 की रिपोर्ट आई थी जिसमें मेंशन है कि मदरसों की जो फंडिंग जो है अनरिकग्नाइज्ड सोर्सेस से आ रही है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग हो रही है नहीं हो रही है। और दूसरा पॉइंट लॉजिक उन्होंने ये लगाया था कि मतलब मदरसों के अंदर जो है एक रेसिडेंशियल इदारा है, तो वहाँ पर बच्चों के हुकूक कहीं पामाल तो नहीं हो रहे हैं। इस वजह से हम ये इवन रिकग्नाइज और जो भी अनरिकग्नाइज मदारिस आज़ाद मदरसे हैं, हमारे जो मदारिस हैं, उनमें बच्चों के हुकूक पामाल तो नहीं हो रहे हैं कहीं। तो ये सवाल को जानने के लिए सर्वे कर रही थी। तो हम इन तमाम चीज़ों में हमारी जिम्मेदारी है कि मतलब हमको ये इंश्योर करें कि अपने इदारों में भी चेक करें कि क्या वाकई में हमारे मतलब बच्चों के अगर हुकूक पामाल हो रहे हैं तो वो हमारे ऊपर सवाल है। यानी हमें मतलब वॉलंटरीली हमको देखनी चाहिए कि मतलब सरकार आके बताएं कि अरे हाँ आपके बच्चों के हुकूक वायलेट हो रहे हैं, उनको ना ढंग का खाना मिल रहा है, बहुत ही लो क्वालिटी खाना देते हैं, 3 टाइम चावल भी खिला देंगे ऐसा कुछ मदारिस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा खाना खिलाएं। अगर अच्छा खाना नहीं खिलाते तो आप मदरसे क्यों चला रहे हैं? तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उनके रहने सहने का मतलब वहाँ साफ सफाई हो, क्लीनलीनेस हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो। ऐसा ना हो कि कहीं छत गिर रही हो, कहीं फैन टूटा हो,
कहीं जो है खिड़कियां टूट रही हो, इस तरह का अगर मदरसा है तो वो हमारे मतलब कम्युनिटी के अंदर ये सवाल तो होना चाहिए। और लेकिन ये है कि इन सवालात को सामने रखकर मतलब एक हमारी एक जो उधर जा रहे हैं। ऑटोनॉमी है आर्टिकल 30 की, उस ऑटोनॉमी के अंदर जो है स्टेट जो है इंटरफियर नहीं कर सकता, ये क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जी। एक मशवरा ये था, आप रिसर्च के मैदान में हैं और क्या मदारिस के से जो फारगीन हैं और उनकी जो खिदमात हैं समाज में, यानी मुख्तलिफ फील्ड्स में, मदारिस के लोग जो गवर्नमेंट के उसमें प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट के उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का कोई रिसर्च अगर हो। नहीं, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। उसमें एक मैं चीज ऐड कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि मदरसे वहाँ पर यानी लैंग्वेज की वहाँ पर तालीम होती है, मैथ सोशल साइंस वगैरह पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं ये जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। वो हम ये एक्चुअली रिसर्च के जरिए से बताएं कम्युनिटी के अंदर कि जैसा हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एक अप्रहेंशन था कि मदारिस में जाने के चलते जो है ये जॉब मार्केट से महरूम हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये हम एक्चुअली प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे केस स्टडीज कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट करके अच्छा क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसका हो सकता है। उसके साथ साथ में मेरा एक्चुअली मानना ये भी है कि जो मदरसे में जो बच्चे जाते हैं तो क्या उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। यानी वो एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज उर्दू, उसको भी वो सीख रहे हैं, एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। लैंग्वेज लिटरेसी उनका मतलब बढ़ रहा है। फाउंडेशनल जो लिटरेसी की बात होती है, लेकिन फाउंडेशनल लिटरेसी से आगे की चीजें जो है वो बच्चे सीखते हैं मदरसे जाने वाले। अगर वो मतलब इवन मॉडर्न एजुकेशन में न जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी यानी मतलब लिटरेसी काफी जो है मजबूत होती है। दूसरी बात यह है कि उनका कॉम्पिटेंसी खास करके हाफिजे के लिहाज से, जैसे मेरा पीएचडी के हवाले से मैंने मतलब अपने जो रेस्पोंडेंट से जब इंटरव्यू कर रहा था, उनमें से एक पीएचडी स्कॉलर थे और वो नदवा से फारिग थे, आलिमियत फजीलत की थी। उनका ये कहना था कि वो जब ग्रेजुएशन के लिए जब जेएनयू आए तो उन्होंने देखा कि मतलब ग्रेजुएशन का जो करिकुलम है सोशल साइंस में, वो काफी बहुत ही लाइट उनको लगा। इसलिए कि मतलब जिस तरह का, जिस लेवल का हार्ड वर्किंग उन्होंने मतलब चीज़ों को याद करने में, वर्क करने में मदरसे में उन्होंने लगाया था, उसके मुकाबले में यूनिवर्सिटी का एक बीए डिग्री और इवन एमए डिग्री वो काफ़ी जो है उनके लिए लाइट लग रही थी। मतलब ये है कि ये तो काफ़ी आसान था, इवन पढ़ना, समझना और उसको एग्ज़ाम फेस करना काफ़ी जो है ईजी हो रहा था। उसका रीज़न ये था कि हमारी जो रीडिंग एबिलिटी, उसका पेस जो है वो मदरसे में ही इम्प्रूव हो गया था, क्योंकि मदरसे में हमको जो है काफी हार्ड वर्क कराया जाता है। मतलब है कि सुबह यानी मतलब क्या कहते हैं, फजर के बाद से लेकर इशा तक भी जो है आप मतलब काफी जो है मेहनत कर रहे हैं। तो एक जो मेहनत करने का जो एक एटीट्यूड है वो मदरसे के बच्चों में काफी एक डोमिनेंट होता है बिलमुकाबिल जो है स्कूल। क्या ऐसा है वाकई में? तो इस पर भी एक स्टडीज जो है होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, डॉक्टर सादत साहब का नंबर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और पूरा जो ये डिसीजन जो है ये पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है असल में। और जो अपने यहाँ जो ऑलरेडी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ये आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अपने अंदर जो कमियां हैं उसको पूरा करना भी है, उसके लिए भी मतलब कोशिश करनी चाहिए। मतलब मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने ही बच्चे हैं, अपने ही कौम के बच्चे हैं, तो वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, खाना पीना, रहना सहना। उन्हें नेचुरली ऐसे एनसीपीसीआर आके बोले उससे पहले कि हम ये सोचे कि अरे अपने कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खस्ता हालत में पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग ठीक नहीं है, साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट्स क्लीन नहीं रहते, बाथरूम के क्या सिचुएशन है और खाने पीने का सिचुएशन किस तरह का होता है। तो ये सब पे सवाल जो है हम लोगों को भी करना चाहिए, बल्कि बाहर वाला आके टोके उससे बेहतर है कि हम अपने आप को सुधार लें। बाकी तो ये पॉजिटिव फैसला है हमारे लिए, ब्रीदर है। अब इस ब्रीदर में
हम एक्चुअली एक रिगरस एडवोकेसी का काम करने की ज़रूरत है। तमाम मदरसा बोर्ड्स के ज़िम्मेदारान से मिलें, ऐसा एक मदरसा का फैसला आया है। और उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि मतलब मदरसा बोर्ड में ये देखें कि वहाँ पर जो सेकुलर सब्जेक्ट्स हैं वो मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए वहाँ स्टेट का सपोर्ट लेने के लिए वहाँ पर एडवोकेसी करें कि मतलब वेरियस स्टेट्स में, यानी आप अपने अपने स्टेट में देखें, कोशिश करें कि आपके मदरसा बोर्ड में अगर मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसका कोई टीचर अपॉइंटेड नहीं है, तो सरकार से डिमांड करें कि मदरसा बोर्ड से डिमांड करें कि इसके लिए टीचर अपॉइंट हो। बाकी थियोलॉजी के लिए उलमा वहाँ पर मौजूद है, वो लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर कोई टीचर्स नहीं है तो वो कोशिश करें कि वहाँ पर उनके अपॉइंटमेंट के लिए एडवोकेसी का काम करें। और मदरसे के मतलब मॉडर्नाइजेशन के जो स्कीम के जो फंड्स हैं, वो फंड्स जो है डिसबर्स हों, उसके लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। ये एक हमारे लिए काफ़ी एक ब्रीदर मिला है, उसमें ये सब मेहनत हमको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और, जैसा कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कामिल और फाजिल की डिग्री है, इसको अपग्रेड करके दीगर सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी में जो है वो हमने कोर्स शुरू कराने की कोशिश करना चाहिए इस सिलसिले में। जाने का बिल्कुल कराना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको आप इवन अगर आप जजमेंट देखेंगे, जजमेंट का पेज नंबर 64 पैरा 97 में मेंशन है एक्चुअली यूजीसी एक्ट का जो अमेंडमेंट 2014 का अमेंडमेंट था, उसका एक स्क्रीनशॉट उन्होंने जजमेंट के अंदर पेस्ट किया है। उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि अंडर द टाइटल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज विद उर्दू, पर्शियन, अरबिक नॉमेनक्लेचर द फॉलोइंग डिग्रीज आर स्पेसिफाइड। इसके अंदर फाजिल है, अफजल उलमा है, कामिल है, मुमताज है। मुमताज एमफिल के लिए है। तो जब ये डिग्रियां ऑलरेडी यूजीसी एक्ट के अंदर मौजूद है, तो मदरसा बोर्ड्स को सिर्फ इतना काम करना था कि वो यूजीसी को अप्रोच करते कि मतलब यूजीसी एक्ट 2014 में जो डिग्रियां मेंशन हैं, वो हम यूपी मदरसा बोर्ड में भी डिग्रियां चला रहे हैं। अलबत्ता उनको एक और चीज़ें सबमिट करनी होगी यूजीसी को कि हम जो है हायर एजुकेशन का जो नैक का स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज यानी मतलब लाइब्रेरी है हायर एजुकेशन के लिए, टीचर्स हैं, और मतलब करिकुलम हमारा ये है। ये तमाम चीज़ें अगर यूजीसी को अगर सबमिट करते और सिर्फ रिकग्निशन हासिल करते। सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि कंकरेंट लिस्ट में हायर एजुकेशन है वो मतलब पूरा सेंटर का पूरा डोमेन है। स्टेट अगर यूनिवर्सिटी कायम भी करती है तो रिकग्निशन के लिए आपको यूजीसी जाना होगा, यूजीसी के ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में, डिग्रियां अलॉट अवार्ड करने में, यानी इवैल्यूएशन सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ें में आपका जो स्टैचूट है स्टेट का स्टैचूट हो सकता है, लेकिन रिकग्निशन आपको वहाँ पर यूजीसी की आपको लेनी पड़ती है। तो वो कोशिश अगर, यानी मैं इसलिए अपने इसमें बोला कि हमारे आगे जो काम करने का एक टारगेट ये होना चाहिए कि बाकी मदरसा बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, जहाँ पर इस तरह की डिग्रियां ऑलरेडी हायर लेवल की जो डिग्रियां अवार्ड कर रहे हैं, जिनको यूजी और पीजी कंसिडर किया जाता है, तो उनसे कहा जाए कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये सब जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप जो कर रहे हैं, आपको यूजीसी को अप्रोच करना पड़ेगा इसके सिलसिले में। जी मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह सैर हासिल मालूमात हासिल हुई हैं। एक गुजारिश है, इसकी रिकॉर्डेड लिंक और एनसीपीसीआर की रिपोर्ट जो 2021 में आई थी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये अगर पीडीएफ हम तक पहुंचा तो आइन नवाजिश होगी सर। इंशाल्लाह हम भी अगर कुछ स्टडी करके यहाँ कुछ लोगों को अगर हम गाइड या मशवरे अगर हैं तो दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी जी एमडीबी के जो लिंक है उसके जरिए से भेज दिया जाए पीडीएफ, एनसीपीसीआर की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, और जो मदरसा बोर्ड का जो सर्वे हुआ था यूपी में उसकी भी रिपोर्ट क्या है फाइंडिंग्स, थोड़ा सा पीडीएफ जरा पहुंचाई जाए। जज़ाकल्लाह। जी जी ठीक है। मैं मौलाना ताहिर मैदनी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें आज के प्रेजेंटेशन पर। मौलाना ताहिर मैदनी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। माशाअल्लाह सादात साहब ने बहुत तफसील के साथ जो फ़ैसला मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से आया, उसमें क्या चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसकी बहुत अच्छी और बेहतरीन वजाहत की है।
और उसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि हमें क्या करना चाहिए, मदारिस के लोगों की ज़िम्मेदारी क्या है। ज़ाहिर है कि एक तो कानूनी तकाज़े हैं, जो मुल्क के कानून के तहत उनको पूरा करना भी ज़रूरी है और उसके साथ-साथ अंदरूनी तौर से हमें अपनी इस्लाह की भी कोशिश करनी है और मदारिस को बेहतर बनाने के लिए जो भी मुमकिन तदाबीर हैं, उनको अख्तियार करना है। तो ये बहुत अहम मसला है कि मेयार को बुलंद किया जाए और क्वालिटी एजुकेशन की जो बात आई है, जिसको बुनियाद बनाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में, तो ये चीज़ें हमारी तवज्जो की मुस्तहिक़ हैं कि हम हर लिहाज से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी, तालीम के लिहाज से भी, तरबियत के से भी, असातिज़ा के मेयार के लिहाज से भी अपने मदारिस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और मेयारी बनाने की कोशिश करें। और इसके साथ-साथ जो निसाब की बात है, जो निसाब नज़र सानी के बाद तैयार हुआ था मदरसा बोर्ड का, वो बहुत अच्छा है और उसकी वजह से बहुत मदद मिली है इस फ़ैसले तक पहुँचने में। उसमें जो असरी तालीम का हिस्सा है, वो बहुत बेहतरीन है और उसको बाकायदा नाफ़िज़ करने की ज़रूरत है और उस सिलसिले में ज़ाहिर है कि अभी मुकम्मल तौर से मदारिस में उसका नफ़ाज़ नहीं हुआ है, लेकिन उसका नफ़ाज़ होना चाहिए, इसलिए कि वो इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है ताकि इस एतराज़ का जवाब दिया जा सके कि मदारिस में सिर्फ़ मज़हबी तालीम नहीं होती है, बल्कि वहाँ असरी तालीम भी है, दीगर उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। और इसी सिलसिले में ये जो एक तजुर्बा हो रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर कि मदारिस में NIOS का सेंटर बनाया जाए और बच्चों को वो एग्ज़ाम दिलाने की सहूलत हो, तो उससे ख़ास तौर से जो आज़ाद मदारिस हैं, जो मंज़ूर शुदा नहीं हैं, तो वहाँ जो पढ़ने वाले तलबा हैं, तो उनके पास भी हाई स्कूल और इंटर वगैरह की ऐसी डिग्री होगी जो पूरे मुल्क में तस्लीम शुदा होगी, तो उसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी के साथ-साथ जो मसला है वो UGC का, उससे राब्ता करके जो हमारे कामिल की और फ़ाज़िल वगैरह की डिग्रियाँ हैं, उनको बाकायदा मंजूरी हासिल की जा सकती है। एक और काम जो करने का है कि जो हमारे ख़ास तौर से गैर मंजूर शुदा मदारिस हैं, आजकल उनका सर्वे भी हो रहा है। यूपी में ATS के ज़रिए से गवर्नमेंट ने उनके सर्वे के काम का सिलसिला शुरू किया है। तो मदारिस को एक तो ये है कि अपने कागज़ात वगैरह बहुत दुरुस्त रखना चाहिए, हर चीज़ बहुत ठीक-ठाक हो। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का, ट्रस्ट का रहना चाहिए, हिसाब किताब में शफ़ाफ़ियत हो, हिसाब बाकायदा जो है वो ऑडिट किया जाए। ये सब तमाम तैयारियाँ हमारी रहनी चाहिए ताकि जो खामख़ा बार-बार ये मसला उठाया जाता है कि फ़ॉरेन फंडिंग का मसला है या इस तरह से कि फ़ंड कहाँ से आता है, वो सब चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर से रहें ताकि कोई भी एतराज़ हो तो उसका जो है वो जवाब दिया जा सके। इसी के साथ-साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि जो तरीक़े तालीम है और जो तर्ज़ तालीम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाई जाए। बहुत सारे तजुर्बात बराबर हो रहे हैं इस फ़ील्ड में और एजुकेशन की नई-नई टेक्निक, तरीक़े तदरीस के सिलसिले में नए-नए ज़राए का इस्तेमाल, तो मदारिस में भी इन चीज़ों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में तरबीती वर्कशॉप और इस तरह के प्रोग्राम वगैरह होते रहें ताकि मदारिस के असातिज़ा इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हों और उनका इस्तेमाल वो कर सकें। ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि मदारिस के फ़ारिग़ीन के लिए क्या-क्या मौक़े हैं, इस सिलसिले में उनकी रहनुमाई की जाए और उनके सामने जो है वज़ाहत हो कि क्या-क्या मैदान हैं जिन मैदानों में जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के लोग मुख्तलिफ़ मैदानों में जा रहे हैं और एक बड़ी ख़ूबी की चीज़ ये है कि मदारिस में जिस तरह से पढ़ाई होती है, ख़ास तौर से जो बड़े मदारिस हैं, उसमें तलबा बहुत मेहनत के आदी होते हैं, काफ़ी मेहनत से वो पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कहीं किसी तालीमी इदारे में जाएँ तो उनका जो तालीमी कैरियर है वो अच्छा होता है और यूनिवर्सिटियों में भी उन्होंने बहुत जाकर के नुमायाँ कारकर्दगी अपनी पेश की है। तो इस तरह के लेक्चर्स भी होने चाहिए मदारिस में तलबा के सामने ताकि उनको मालूम हो कि उनके लिए क्या-क्या मौक़े हैं, किन-किन फ़ील्ड्स में जा सकते हैं, कहाँ-कहाँ वो अपनी ख़िदमत को अंजाम दे सकते हैं। और इस सिलसिले में इस बात की बड़ी अहमियत है, जैसा कि बात आई है कि इस पर रिसर्च का काम होना चाहिए कि मदारिस के फ़ारिग़ीन किन मैदानों में काम कर रहे हैं और किस तरीके से मुल्क और मिल्लत की ख़िदमत वो अंजाम दे रहे हैं। एक मसला जो है आया था कि भाई
अगर अइम्मा की कमी हो जाएगी या खुतबा की कमी हो जाएगी तो ये जो निज़ाम है मदारिस का और मसाजिद का इसको संभालने वाले कम होंगे। तो इस सिलसिले में इस बात की तरफ भी चाहिए कि हमारे जो मसाजिद के इमाम हैं और वहाँ जो खुतबा हैं उनकी तनख्वाह वगैरह का मियार अच्छा होना चाहिए। आमतौर से बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और बहुत कम मियार है तनख्वाहों का। तो अगर एक इंतहाई अहम मकाम है वो जहाँ से मिंबर से रहनुमाई होती है और कमेटी के लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो एक मुअज़्ज़ज़ काम है, काबिल एहतराम काम है। तो इस बात की कोशिश होनी चाहिए, बेदारी पैदा करनी चाहिए कम्युनिटी के अंदर कि हम अपने इमामों को, अपने ख़तीबों को अच्छी तनख्वाह दें और उनके लिए सहूलतें फ़राहम करें ताकि हमारा ये जो वो फ़ील्ड है इसमें कोई कमी ना हो और इस सिलसिले में जो है वो काम आगे बढ़े। तो बहरकैफ़ मदारिस में दोनों पहलू से मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत है, अंदरूनी इस्लाह भी हो, मेयार भी बेहतर हो और फिर जो कानूनी तकाज़े हैं उन कानूनी तकाज़ों को भी पूरा करना ज़रूरी है। जो मदारिस मंजूर शुदा नहीं हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो कानूनी तकाज़े हैं किसी इदारे को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह के ताल्लुक से उन तकाज़ों को पूरा करें और अगर कोई जांच होती है तो न किसी डर की ज़रूरत है, न किसी खौफ की ज़रूरत है। अपने कागज़ात और अपनी तमाम तफ़सीलात ये जो है वो पेश कर दें और उसे उसमें किसी घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं, अपने कागज़ात वगैरह दुरुस्त रखना चाहिए। मदारिस के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमत हो रही है वो बहुत बड़ी है और इनकी एक शानदार तारीख़ है। इस तारीख़ को बाकी रखने के लिए हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी होगी कि हम सब लोग मिल कर के मदारिस के अंदर मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करें और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।